नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं मगध साम्राज्य का उदय और इस उदय में जिस व्यक्ति का सबसे बड़ा हाथ था, मतलब कि बिंबिसार या उसके वंश हर्यक वंश का, उसकी पूरी चर्चा आज हम करने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो वीडियो लेक्चर है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो लेक्चर से आगे आपको मगध साम्राज्य के विस्तार के बारे में तो समझ विकसित होगी ही, लगे हाथ जो मगध शुरू से लेकर आखिरी तक यानी कि मौर्यों तक जिस हिसाब से परफॉर्म करता है, ये सब हमको समझने को मिलेगा। ठीक है, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। सबसे पहला है मगध साम्राज्य का उदय। देखिए, सबसे बड़ा जो प्रश्न है वो यही उठता है कि क्या मगध जो है वो एकाएक उभर कर सामने आता है, या पहले से ही कोई विकसित था, या पहले से अवस्थित था, ऐसी कोई बात। ठीक है, तो यहाँ पर हम जिस बात को समझते हैं वो सिर्फ इतनी सी है कि मगध जो है वो एकदम से उभर कर नहीं आता है ना, ये बात आप समझ लें। मगध एकदम से उभर कर सामने नहीं आता है, मगध जो है ऑलरेडी पहले से ही अवस्थित होता है। और इसके बारे में हमें कुछ साक्ष्य ब्राह्मण ग्रंथों, वेदों इत्यादियों से भी हो जाते हैं। ठीक है, तो आधुनिक मगध की अगर हम बात करेंगे तो आधुनिक मगध की उत्पत्ति 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में होना, ये इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक मानी गई, क्योंकि तो मगध जो है ये प्राचीन जनपदों का ही एक हिस्सा था। लेकिन आधुनिक समय में मगध जिस प्रकार से उभरता है वो वाकई में एक चमत्कार होता है, एक मिरेकल होता है। ठीक है, इसके बाद एक चीज और आप समझेंगे कि मगध जो एकदम से विकसित हुआ या एकदम इतना बड़ा राज्य बन गया, तो उसके पीछे भी कुछ कारण तो रहे होंगे। तो वे कारण क्या थे? तो वे कारण थे, पहला, सुरक्षित भौगोलिक स्थिति। ठीक है, देखिए, सुरक्षित भौगोलिक स्थिति का क्या मतलब है कि जब हम मगध की बात करते हैं तो मगध जिस क्षेत्र में अवस्थित था उसके एक ओर तो हिमालय पर्वत जैसी श्रृंखला थी, है ना, हिमालय था। दूसरी तरफ गंगा नदी और सोन नदियों जैसी जो नदियां थी वो अपने संगम के द्वारा इस पूरे राज्य को अन्य राज्यों से सुरक्षित रखती थी। ठीक है, तो भौगोलिक दृष्टि से सबसे सुरक्षित था, बाकी राज्यों को ये एडवांटेज हासिल नहीं था जो कि मगध को हासिल था, पहली बात। दूसरी, कि मगध के पास एक प्रबल सेना थी, जिसमें आपको हाथी सेना मिल जाएगी, आपको घोड़ों की सेना मिल जाएगी, आपको जो है पैदल और जो रथ सेना है, ये सारी सेना इसके पास मौजूद थी। चूंकि ये एक ऐसे जंगली इलाकों में थे जहां पर हाथी घोड़ों का मिलना बहुत आसान था, तो अपनी सेना को इतना विशुद्ध और विशाल बनाना भी संभव हो सका। मगध की जो तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात थी वो थी मगध की आर्थिक स्थिति। देखिए, मगध जो है ये उत्तर और दक्षिण और पूर्वोत्तर का जो क्षेत्र है, इसके बीच में एक ऐसी व्यापारिक दृष्टि के हिसाब से विकसित हुआ जहां पर व्यापार उन्नत हो सका, पहली बात। दूसरी बात कि यहाँ के जो लोग हैं वो कृषि पर बहुत अच्छे से डिपेंडेंट थे। यहाँ गंगा नदी अपना निर्मल जल लेकर आती थी, हिमालय से जो जल आता था वो इनको मिलता था, साथ ही साथ इनको मिट्टियां मिलती थी, जिसकी बदौलत एग्रीकल्चर जो है वो बहुत अच्छी हो जाती थी। तो बिकॉज ऑफ हिमालय, रिवर्स एंड सॉइल, यहाँ का एग्रीकल्चर बहुत विशाल हो सका और उसके दम पर व्यापार वाणिज्य उन्नत हो सका। और जब एग्रीकल्चर अच्छा हो गया तो जो हमारे शासक वर्ग है उस शासक वर्ग को अच्छा टैक्स भी मिल पाया। ठीक है, अगर ये सब न होता तो शासकों को अच्छा टैक्स नहीं मिलता, और जब टैक्स अच्छा नहीं मिलता तो जाहिर सी बात है कि वो राज्य भी उतना विशाल नहीं हो पाता। मगध के विकास में जो चौथा महत्वपूर्ण कारण है वो है मगध को श्रेष्ठ शासकों का मिलना। देखिए, दूसरे राज्यों के संदर्भ में ये जो स्थिति है ये थोड़ी विकट रहती है, जो मगध के फेवर में जाती है। दूसरे राज्यों में वन बाय वन यानी एक के बाद एक इतने अच्छे शासक नहीं मिल पाए जितने अच्छे शासक मगध को मिल पाए। इनमें चाहे बिंबिसार की बात करें, बिंबिसार के बाद जो अजातशत्रु हुआ वो भी एक अच्छा व्यक्ति हुआ, मतलब अच्छा शासक हुआ। ठीक है, और जिसने अपने क्षेत्र को बढ़ाने के लिए बहुत काम किया।
इसके बाद जब नागवंश आया तो नागवंशी राजाओं ने भी अपने क्षेत्र को बढ़ाने का प्रयास किया, और जब नंदवंश आया तो नंदवंश के शासकों ने भी अपने राज्य को बढ़ाने के लिए उत्तरोत्तर प्रयास को जारी रखा, रुकने नहीं दिया, है ना, सेटिस्फेक्शन नहीं आने दिया कि चलो ठीक है हमारे पास बहुत बड़ा राज्य हो गया अब हम इसी में राज करेंगे, ऐसा नहीं है। उन्होंने भी लगातार अपने राज्य को बढ़ाने में लगे रहे। और उसके बाद जब मौर्य आए तो मौर्यों ने तो लगभग पूरे ही भारत को जीत लिया। तो लगातार इतने अच्छे शासकों का मिल पाना और राज्यों के लिए संभव नहीं था जैसा कि मगध के साथ हुआ। तो ये 4 ऐसे महत्वपूर्ण कारण हैं जो मगध के फेवर में जाते हैं, जिनकी वजह से मगध का उदय होता है। और बाकी राज्यों का भी उदय होता है, ठीक है। 16 जो महाजनपद होते हैं, उन 16 महाजनपदों में से केवल 4 महाजनपद ही आगे कंटिन्यू कर पाते हैं, और 4 में से भी एक ही हो जाता है जो कि कहलाता है आपका मगध, ठीक है। तो यहाँ पर 16 महाजनपद में आपको फिर से बता देता हूँ। यहाँ पर कंबोज, गंधार, कुरु, सुरसेन, मत्स्य, अवंती, चेदी, वत्स, इसके बाद ये रहा मगध, ठीक है। ये वाला इलाका मगध का है, ये ऊपर है अंग। देखो मैं फिर से आपको एक बात समझा दूं कि मैप को आपको अच्छे से देखना है, क्योंकि मैप को देखकर इतिहास को हम अच्छे से याद कर सकते हैं, आपको समस्या नहीं आएगी। अगर मैप नहीं समझोगे अच्छे से तो भैया बहुत समस्या हो जाएगी, ठीक है। तो एक बार फिर से आप देख सकते हो, कंबोज, यहाँ पर गंधार, ये अफगानिस्तान वाला इलाका है, ठीक है। ये यहाँ पर पाकिस्तान वाला इलाका है, ये कुरु, ये सुरसेन, कुरु के यहीं पर है, थोड़ा सा उत्तर की पूर्व की तरफ पंचाल प्रदेश, ठीक है। ये सुरसेन हो गया, ये मत्स्य प्रदेश हो गया, अवंती हो गया, यहाँ पर चेदी है, ये वत्स है, ठीक है। वत्स ये आपका कौशल क्षेत्र है, ठीक है। कौशल जो है वो वाला क्षेत्र है। नीचे की तरफ है अश्मक, ठीक है। कौशल मतलब मध्य प्रदेश में जो जबलपुर का इलाका है उस तरफ की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप मगध देख सकते हो, ये सोन नदी है, ऊपर से गंगा नदी आ रही है, ठीक है। नीचे है ताम्रलिप्ति, ये एक बंदरगाह है यहाँ पर। फिर है यहाँ पर काशी, ये है विदेह, ठीक है। विदेह, काशी, ये इंपॉर्टेंट है। काशी, विदेह और अंग, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, आगे इनकी चर्चा होगी क्योंकि मगध इन्हीं को वन बाय वन जीतेगा। फिर इसके बाद ये रहा कौशल, फिर है ये आपका मल्ल, ये मल्ल है जो चेदी वंश के थे, और गणराज्य जो है वो ये वाले हैं, ठीक है। ये है कपिल वस्तु ऊपर की तरफ, ये कोसी नदी आ रही है ऊपर से, ठीक है। तो ये अपनों को पता होना चाहिए, अगर अच्छे से याद हो गए तो मजे की बात हो जाएगी, और अगर अच्छे से याद नहीं हुए तो भैया बहुत गड़बड़ भी हो जाएगी, ठीक है। तो मैप बहुत आवश्यक है, बिना मैप के इतिहास में नगरों की स्थिति को समझना मुश्किल है, ठीक है। तो एक बार इस मैप को आप जरूर जरूर देख लीजिएगा अपने हिसाब से कि कौन सा राज्य कहाँ पर है। अब इसमें मगध जो है वो देखिए यहाँ पर आपको दिखाई देगा, ये आप पूरा देख पाओगे, ठीक है। ये जो है ये मगध के उत्तरोत्तर विकास को दिखा रहा है, ठीक है। और ये मैंने विकिपीडिया से लिया, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। विकिपीडिया से ये जेपीजी डाउनलोड की है। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि जो मगध के शासक जैसे जैसे बदलते रहे, ठीक वैसे वैसे मगध का जो क्षेत्र है वो भी बदलता गया, ठीक है। जैसे यहाँ से देखेंगे, सबसे पहले अगर हम देखें तो ये मगध बिंबिसार के टाइम का है, फिर अजातशत्रु के टाइम का, ये आपका नंद वंश आया उसके टाइम का, चंद्रगुप्त मौर्य जब स्टार्टिंग में था, चंद्रगुप्त मौर्य 317, चंद्रगुप्त मौर्य 303, 273 और अशोक 260, और उसके बाद लगातार मौर्य जो है वो समाप्त होते चले गए, ठीक है। तो इसे आप एक बार जरूर जरूर नोट कर लीजिएगा कि कैसे मगध बढ़ रहा है और कैसे जो मगध है वो नीचे की तरफ आ रहा है। सबसे बड़ा जो क्षेत्र है वो 260 ईसा पूर्व के समय था अशोक के पास, ठीक है। ये भी याद रखना, अशोक के पास सबसे बड़ा क्षेत्र था। वही शुरुआत जो की थी वो की थी आपकी बिंबिसार ने, ठीक है। तो आप इसको एक बार जरूर जरूर देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं आगे। अब सबसे पहले बात करते हैं मगध के प्राचीन इतिहास की, कि मगध जो है एक तो हमें बौद्ध ग्रंथों में याद होता है मगध के बारे में, दूसरा हमको जैन ग्रंथों में याद होता है, लेकिन ये तो वो ग्रंथ हैं जो 600 ईसा पूर्व में लिखे गए, ठीक है। लेकिन क्या इसके पहले भी मगध का कोई इतिहास था? तो मैं कहना चाहूंगा कि हाँ बिल्कुल था, इनके बारे में वेदों और पुराणों में चर्चा की गई है। देखिए मगध का जो पहली बार उल्लेख है वो अथर्ववेद में होता है, ठीक है। और ऋग्वेद में भी इसका उल्लेख हुआ है, जिसमें ये कहा गया कि यहाँ किकिट जाति, है ना,
किकट या फिर किराट नामक जाति निवास करती है और इनके ऊपर ब्रह्मगंध नामक शासक है वो शासन करता है, जो कि निम्न जाति है। इसे क्या कहा गया? निम्न जाति कहा गया है। और ये भी प्रार्थना की गई कि हे प्रभु, पूर्व के क्षेत्रों के लोगों को ज्वर और अग्नि में प्रज्वलित किया जाए। तो ऐसी भी बातें वहां पर हमको देखने को मिली हैं। इसके बाद अथर्ववेद में इन लोगों के लिए ये कहा गया कि ये तो व्रात्य है, ठीक है? व्रात्य मतलब निम्न जाति के लोग हैं और ये आर्य जाति नहीं है। इसी के साथ जब महाभारत में पढ़ते हैं तो महाभारत में मगध के सबसे प्राचीन राजवंश का भी नाम आया है और ये कहा गया कि ये जो राजवंश है इसके संस्थापक माने गए हैं बृहदत्त, ठीक है? बृहदत्त इसके संस्थापक हैं, जिनका पुत्र हुआ जरासंध, ठीक है? जिनकी श्री कृष्ण के साथ में बहुत लड़ाई हुआ करती थी। हुआ क्या था कि जरासंध जो था ना, उसे जमाता था कंस, ठीक है? कंस नामक शासक भी था, ये भी याद रखना, जो मथुरा का शासक है, ठीक है? तो कंस नामक जो व्यक्ति है इसकी हत्या कृष्ण कर देते हैं। इस वजह से जरासंध जो है वो कृष्ण का दुश्मन बन जाता है और श्री कृष्ण ने भीम को परामर्श दिया कि तुम जरासंध को मार दो। तो एक मल्ल युद्ध हुआ जिसमें जरासंध को मार दिया गया। इसके बारे में भी हमको चर्चा मिली है। मगध का प्राचीन इतिहास हम देखें तो उसके हिसाब से जो अंतिम शासक है वो हुआ रिपुंजय, ठीक है? जो कि बहुत ही निर्बल और अयोग्य शासक था, अपने राज्य को बनाए रख नहीं पाया, ठीक है? इसके बाद जब बृहदत्त का पूरा वंश समाप्त हो जाता है तो पुराण कहते हैं कि बृहदत्त के वंश के बाद शिशुनाग वंश आया और उसके बाद या हर्यक वंश आया था, लेकिन दोनों में कंफर्म नहीं कर पाते। तो ये थोड़ा सा प्राचीन इतिहास है कि हाँ, अथर्ववेद कहता है, ऋग्वेद भी कहता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत सी बार बना हुआ है ये वाला कि अथर्ववेद में मगध वासियों को क्या कहकर संबोधित किया है, महाभारत में कौन से राजवंश की बात हुई मगध के संदर्भ में। तो ये सारी बातें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है और समझना जरूरी है, ठीक है? आशा करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद जो वंश हम जो ऐतिहासिक रूप से मान्य करते हैं वो है हर्यक वंश, ठीक है? हर्यक वंश जो है इसका जो कालक्रम है वो 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक माना गया है, जिसके संस्थापक माने गए हैं बिंबिसार। बिंबिसार जो है एक बहुत ही प्रतापी शासक हुआ और इसके द्वारा एक लंबे समय तक मगध पर शासन किया गया, जो कि 544 ईसा पूर्व से लेकर 492 ईसा पूर्व के बीच माना गया है, ठीक है? और ये हर्यक वंश से संबंधित था, इस वजह से इसके कुल का जो नाम है वो हर्यक वंश मिलता है। वहीं एक बात और हमको इतिहास में देखने को मिलती है कि हर्यक वंश के जो कुल के जो लोग हैं ये नाग वंश की ही एक उपशाखा थे या नाग वंश की एक शाखा थे, ये बात कही जाती है। इसीलिए पुराणों में जो है वो कहा गया कि या तो शिशुनाग आया या शिशुनाग के अलावा हर्यक आए थे। ये बात इसलिए कही गई क्योंकि हर्यक वंश को नाग वंश का ही एक शाखा मान लिया या एक उपशाखा मान लिया, ठीक है? यहाँ पर एक इतिहासकार हुए, उनका एक मत और हम ले लेते हैं, उसके बाद थोड़ा आगे चलेंगे। एक तो इतिहासकार है जिनका नाम है D.R. भंडारकर, ठीक है? D.R. भंडारकर जी कहते हैं कि बिंबिसार जो है प्रारंभ में लिच्छवियों का सेनापति हुआ करता था, जिसने जिसने मगधपुरम की स्थापना की बाद में चलकर, ठीक है? लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि जो जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ हैं वो कुछ और कहानी कहते हैं। जैसे बौद्ध ग्रंथ है, उस बौद्ध ग्रंथ में लिखा गया है कि बिंबिसार जब 15 वर्ष का था तब उसके पिता ने उसे मगध का शासक बनाया था, ये बात हमें मिलती है, ठीक है? दीप वंश से भी हमें पता चलता है कि बिंबिसार के जो पिता हैं उनका नाम बोधिस था, जो कि राजगृह के शासक ऑलरेडी पहले से थे। तो जब हमको बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथों से इस बात के बारे में सटीक जानकारी मिल जाती है तो बिल्कुल भी संशय मत करो कि वे लिच्छवियों के सेनापति थे या कुछ और, ठीक है? अच्छा, एक बात और कि मैं यहाँ पर आपको इतिहासकारों का जो
एक मोटिव है वो क्यों बता रहा हूँ, तो उसका कारण ये है कि इससे आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, थोड़ी सी हम स्टोरी सुन के जब याद करते हैं तो इतिहास को पढ़ने में बहुत आसानी हमें हो जाती है। ठीक है। जैन साहित्य जो है वे बिंबिसार का एक उपनाम और देते हैं जिसका नाम सैनिक या श्रेणिक माना गया है। ठीक है, और मत्स्य पुराण भी इसको एक नाम देती है, मत्स्य पुराण। ठीक है, और मत्स्य पुराण कहता है कि इसका नाम है क्षेत्रोजस्य, क्षेत्रोजस्य। ठीक है, हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसकी आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन याद रखें कि जैन साहित्य क्या बोलता है, उसको सैनिक या श्रेणिक कहता है। ये बात हमको पता होना चाहिए। ठीक है, एक बात और आप याद कर लें कि जो बिंबिसार है ये बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक है। बिंबिसार एक बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक है जो अपनी कूटनीति और दूरदर्शिता के कारण चर्चा में आता है। ठीक है, ये जैसे ही गद्दी पर बैठता है तो गद्दी पर बैठने के बाद इसके द्वारा विस्तारवादी विस्तारवादी नीति का पालन शुरू किया जाता है। मतलब कि हम जो एक छोटे से राज्य हैं इसको अब हमको एक्सपांड करना है, बड़े क्षेत्र में फैलाना है, ये बात ये शुरू कर देता है। ठीक है, बहुत कूटनीति से काम करता है, उसे पता होता है कि कई हमारे दुश्मन बन सकते हैं तो कई हमारे दोस्त भी बन सकते हैं, तो पहले दोस्त बना लेते हैं उसके बाद दुश्मनों पर फोकस करेंगे। तो इसके द्वारा जैसे ही राजा बना गया तो विवाह शुरू किए गए। ठीक है, विवाह का एक क्रम शुरू किया गया। जैसे लिच्छवी गणराज्य के शासक हुए जिनका नाम था चेटक, उनकी पुत्री थी जिसका नाम था चेलना। ये महावीर स्वामी के कुल से संबंधित है, याद रखना, इसके ऊपर भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो चेटक की जो पुत्री है वो है चेलना या छलना, इनसे सर्वप्रथम विवाह किया। अच्छा, इनसे विवाह करने का कारण क्या था? इसका कारण ये है कि जो लिच्छवी गणराज्य है ये मगध के उत्तर में है, याद रखना, ये मगध, ये रहा आपका मगध, और मगध के उत्तर में है आपका लिच्छवी गणराज्य जिसकी एक व्यापारिक नगरी है जिसका नाम है वैशाली। ठीक है, वैशाली एक प्रमुख व्यापारिक नगर था उस समय लिच्छवियों के गणराज्य में। ठीक है, अब यहाँ पर इनको क्या चाहिए था कि सुरक्षा, उत्तर से लिच्छवी राज्य आ गए, ये इनके संबंधी हो गए तो उत्तर से कोई हमला नहीं कर पाएगा, और मगध के दक्षिण में जो है गंगा नदी बहती थी, तो देखो उत्तर से और दक्षिण से क्या हो गए, ये कवर हो गए, कोई युद्ध जैसी संभावना इनके ऊपर नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया इनके संदर्भ में कि इन्होंने क्यों विवाह किया था, किससे? चेटक की पुत्री चेलना से। ठीक है, इसके बाद जो इन्होंने दूसरा विवाह किया वो विवाह किया कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकौशला देवी से। ठीक है, महाकौशला देवी से विवाह करने का जो मुख्य कारण है वो ये था कि उस समय एक बहुत बड़ा नगर था जिसका नाम था काशी। ठीक है, काशी जो है कौशल देश में ही आता था, ये प्रमुख व्यापारिक और धार्मिक नगर था। तो जिस किसी के भी राज्य में ये काशी होगा संभवतः वो बहुत ही अमीर देश बन जाएगा, और न सिर्फ अमीर देश बन जाएगा बल्कि उसकी सेना उस अमीरियत से और मजबूत हो जाएगी। तो इस उद्देश्य से दूसरा विवाह कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकौशला से किया गया ताकि काशी मिल जाए, और काशी मिल जाए तो 1 लाख की जो वार्षिक आमदनी है वो काशी से संभव हो सके। ठीक है, एक चीज और यहाँ पर आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो लिच्छवी गणराज्य है ना, लिच्छवियों के लोग रोज रात के टाइम पर जो आपका मगध है इनके क्षेत्रों में घुसकर लूटपाट भी किया करते थे, तो एक कारण ये भी था कि लिच्छवी गणराज्य के साथ मैत्री संबंध स्थापित किए जाए। ठीक है, तो ये 2 विवाह हो गए। तीसरा विवाह जो है ये मध्य देश की राजकुमारी क्षेमा के साथ किया गया। ठीक है, क्षेमा के साथ में ये विवाह किया गया, ये इसलिए किया गया क्योंकि वहां पर उसे क्योंकि वहां पर उसे जो संधि है वो करने का मौका मिला पड़ोसी राज्यों के साथ, क्योंकि मध्य देश की जो सीमा है वो कई और देशों से लगती थी और ये एक तरह का बफर जोन क्रिएट करता था। इसके साथ साथ उसने और भी कई सारे काम किए दोस्त बनाने के लिए, जैसे
अवंती के राजा प्रद्योत की बीमारी होने पर उन्हें पांडु रोग हो गया था, और पांडु रोग होने पर उन्होंने अपने राजवैद्य जीवक को भिजवाया था कि आप जाओ और उनकी सहायता करो। ठीक है, ये बात की गई, जिससे क्या हुआ कि जो अवंती है वो उनका दोस्त बन गया, लड़ाई होने के जो चांस थे वो थोड़े कम हो गए। ठीक है, तो ये वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो गई इनके संदर्भ में। और एक ग्रंथ है जिसका नाम है महावग्ग, है ना, बौद्ध ग्रंथ है ये महावग्ग। महावग्ग कहता है कि बिंबिसार की कुल 500 से ज्यादा रानियां थीं। तो इस बात से भी इशारा हो जाता है कि इन्होंने कितने बड़े पैमाने पर दोस्ती का कार्यक्रम चलाया था। ठीक है, तो यहाँ पर आप मेरी पूरी बात से समझ गए होंगे कि कैसे हरेक वंश के शासक बिंबिसार ने अपनी दूरगामी नजरों से ये देख लिया कि क्या होने वाला है और क्या हम कर सकते हैं। इसी के साथ साथ इसने सिंध और गंधार प्रदेशों तक भी अपने राजकीय दूत भिजवाए ताकि उनके साथ भी मित्रता हो सके। जब उसने इतने अच्छे काम कर लिए, इतने अच्छे तरीके से अपने राज्य को जोड़ लिया, बना लिया, बचा लिया, या मैं कहूँ कि मजबूत बना लिया, तो उसके बाद उसने उन राज्यों पर विजय करना शुरू किया जिनको जीतकर मगध की सीमा को बढ़ाया जा सकता था। तो इसके लिए उसने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले उसने अंग की विजय करी। अभी हमने मैप में देखा था कि मगध है, ठीक है, और मगध के इस तरफ आपने अंग नामक राज्य देखा होगा। ठीक है, तो मगध ने किसको जीता, अंग को जीता। इसके साथ साथ और भी कई सारी लड़ाइयां हुई पड़ोसी राज्यों के बीच, लेकिन उनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। ठीक है, फिर इस एक चीज और आप यहाँ पर समझ लीजिए कि जो अंग है ना, उसके एक राजा थे जिनका नाम था ब्रह्मदत्त। ये भी याद होना चाहिए, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, अंग के शासक कौन थे, तो वो नाम, उनका नाम था ब्रह्मदत्त। ब्रह्मदत्त जो है वो मारा जाता है इस युद्ध में, और मरने के बाद जो बिंबिसार है वो अपने पुत्र अजातशत्रु को यहाँ का उपराजा नियुक्त करता है। ठीक है, ये बात हमको पता होना चाहिए। ठीक है, अब बुद्धघोष जो एक बौद्ध लेखक है वो कहते हैं कि बिंबिसार ने जब तलवार के दम पर अपने बहुत बड़े इलाके को बना लिया और वैवाहिक संबंध स्थापित करके कई राज्यों उसको ऐसे गिफ्ट मिल गए, तो कुल मिलाकर 80,000 गांव उसके पूरे राज्य में आया करते थे। ठीक है, पूरे राज्य में 80,000 गांव हुआ करते थे। बिंबिसार एक कुशल शासक था जिसने शांति व्यवस्था अपने राज्य में न सिर्फ कायम की बल्कि अपने राज्य का विस्तार भी किया, बड़े ही शांतिपूर्वक तरीकों से और युद्ध के माध्यम से। इसी वजह से जो मगध है वो बहुत शीघ्र ही समृद्धशाली राज्य बन जाता है, जो कृषि व्यवस्था से निकलकर व्यापार की ओर उन्मुख होता है, और धीरे धीरे जो लोग हैं वो बहुत ही धनपति होना भी शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक बात और आप समझ लीजिए कि जो बौद्ध साहित्य है उससे हमें बिंबिसार के प्रशासन के बारे में कुछ जानकारी मिलती है। हालांकि इतनी विशाल जानकारी भी नहीं मिलती कि हम पूरा प्रशासनिक तामझाम खड़ा कर दें, लेकिन हमें कुछ जानकारी प्राप्त होती है, कुछ पदाधिकारियों के विषय में हमको जानकारी हो जाती है। जैसे सारवाथक है ना, सर्वातक जो था सामान्य प्रशासन का मुख्य अधिकारी होता था। इसके बाद है व्यवहारिक, इसको हम प्रधान न्यायाधीश मानते हैं। व्यवहारिक जो है वो प्रधान न्यायाधीश होता था। सेना नायक महामात ये सेना का प्रधान अधिकारी होता था, और उपराजा या वायसराय ये राज्यों में होते थे, और अमूमन जो राजा होता था उसके को ही बेटे को ही उपराजा नियुक्त किया जाता था। जैसे अंग जो जब जीत लिया गया तो अजात शत्रु को वहां का उपराजा नियुक्त किया गया था। ठीक है, अब इसके बाद इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी हम देख लेते हैं। तो वो जानकारी है कि बिंबिसार एक महान नगर निर्माता हुआ जिसने राजगृह नामक नगर को स्थापित किया था। ठीक है, और ये महात्मा बुद्ध का मित्र और संरक्षक भी हुआ, और इसने इसने उन्हें पूरा प्राश्रय दिया। ठीक है, विनय पिटक कहता है कि भगवान बुद्ध से मिलने के बाद उसने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था, और उन्हें वेलुवन नामक, ये यहाँ पर आपको याद करना है। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ पर आपको याद करना है कि वेलुवन नामक उद्यान जो है उसमें बुद्ध और संघ को स्थापित करने के उद्देश्य से उन्हें भी प्रदान कर दिया था, पूरा उनको दान कर दिया था। एग्जाम में आने लायक फैक्ट है। देखिए यहाँ पर एक चीज और मैं आपको बताता चलूं
जो भी ऑब्जेक्टिव वाली एग्जाम होगी उसमें ये सारे फैक्ट आपको एज इट इज पूछे जाएंगे। जैसे राजगृह नामक नगर की स्थापना किसने की, ठीक है, या वेलुवन नामक उद्यान भगवान बुद्ध को किस शासक के द्वारा उपहार स्वरूप गिफ्ट किया गया, मतलब उपहार दिया गया, ठीक है। तो ये हमको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने आज के इस लेक्चर में फैक्ट भी इंक्लूड किए हैं, पूरा एज इट इज मैंने उसको इंक्लूड किया, उसमें कोई काट छाट नहीं किए, और जो चीज आपको समझ में आनी चाहिए वो भी यहाँ पर दी हुई है। दिग् निकाय कहता है, देखो यहाँ पर ग्रंथों के नाम भी याद रखना है, ये बौद्ध ग्रंथ है, विनय पिटक बौद्ध ग्रंथ है, दिग् निकाय ये भी बौद्ध ग्रंथ है, ठीक है। तो दिग् निकाय कहता है कि उसने चंपा के प्रसिद्ध ब्राह्मण हुए जिनका नाम था सोमदंड, ठीक है। सोमदंड को वहां की जितनी भी आमदनी होती थी वो सारी दान स्वरूप में दे दी। ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया है, ठीक है। तो ये बात हमको याद रखनी है। और एट एट की लास्ट बहुत बुरा होता है उसके साथ। बिम्बिसार ने लगभग जो है 52 वर्षों तक राज किया, 52 सालों तक राज किया, और उसका दुख जो है वो बहुत दुखद होता है। बौद्ध और जैन ग्रंथों से ये पता चलता है कि उसके पुत्र अजातशत्रु के द्वारा उसको बंदी बना लिया गया, और बंदी बनाकर उसे जो है सलाखों के पीछे या जेल में डाल दिया गया, और वहां पर उसे भीषण यातनाएं दी गई, और उन यातनाओं के माध्यम से उसे मार डाला गया। और जब उसकी मृत्यु होती है तब समय 492 ईसा पूर्व होता है, और इसके मरने के बाद जो शासक बनता है वो है अजात शत्रु। तो अगला शासक हुआ अजात शत्रु। अजात शत्रु जो है, अजात शत्रु जो है इसने 492 ईसा पूर्व में कमान संभाली, और 460 ईसा पूर्व तक ये शासक हुआ। हर्यक वंश के तहत ये दूसरा महत्वपूर्ण शासक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट शासक है, ठीक है। इतिहास में उसे कुलिक उपनाम से जाना जाता है, ये रियल फैक्ट है, ये आपको पूरा ऐसा ऐसे याद करना है। ये अपने पिता के ही समान एक बहुत बड़ा साम्राज्यवादी शासक हुआ। इसने इसके समय कौशल और मगध में संघर्ष छिड़ गया, ठीक है। जो कौशल देश है उसमें और मगध में संघर्ष छिड़ गया, उसका कारण क्या है, तो कारण है महाकौशला, कारण है महाकौशला, ठीक है। आपने देखा होगा कि बिंबिसार ने कौशल नरेश प्रसेनजीत से विवाह प्रस्ताव के तहत अपनी उसकी जो बहन थी महाकौशला उनसे शादी की। जब बिंबिसार की हत्या कर दी गई तो महाकौशला उनके वियोग में रोती तड़पती हुई काल के काल में समा जाती है। तो इस बात से प्रसेनजीत जो है वो बहुत कुपित होता है, और वो मगध पर आक्रमण कर देता है, और बदले में जो काशी दिया गया था उस काशी को भी वो वापस ले लेता है, ठीक है। तो संयुक्त निकाय में इस बात का वर्णन है, पूरा एक स्टोरी इस तरह से दी हुई है। तो मगध और कौशल में एक संघर्ष छिड़ जाता है। इस संघर्ष में होता क्या है कि जो प्रसेनजीत है पहले वो पराजित हो जाता है, ठीक है, और पराजित होकर वो श्रावस्ती में जाकर शरण लेता है, श्रावस्ती में जाकर शरण लेता है, और दूसरी बार फिर आक्रमण करता है और अजातशत्रु को हरा देता है। अजातशत्रु को बंदी बनाकर उसके दरबार में लाया जाता है, लेकिन दोनों के बीच संधि हो जाती है, और संधि होने के बाद जो युद्ध में जो संधि होती है उसका परिणाम ये निकलता है कि प्रसेनजीत जो है वो अपनी पुत्री वाजिरा की शादी अजातशत्रु से कर देता है, और जो काशी नामक नगर में उससे छीना था वो नगर भी उसको वापस दे दिया जाता है। और इसके साथ जो काशी है उस पर लगभग लगभग और फाइनली जो अधिकार है वो मगध का हो जाता है। उसके बाद उसने बज्जी संघ पर आक्रमण करने का निश्चय किया। देखिए बज्जी संघ क्या है, तो बज्जी संघ जो है ये एक तरह का गणतंत्र है, ठीक है। जब कौशल से निपट लिया तो उसने बज्जी संघ वैशाली का एक प्रमुख संघ है जिसके शासक हुआ करते थे लिच्छवी, ठीक है। इनसे निपटने की पूरी कोशिश की कि हमको इनसे निपटना है। हुआ क्या था कि बिंबिसार के समय से ही बज्जी संघ और मगध में मनमुटाव चल रहा था, और अजात शत्रु के समय ये जो मनमुटाव था ये अपने चरम पर पहुंच जाता है। इसके पीछे कोई दो कारण बताए जाते हैं, ठीक है। पहला कारण है जो कि सुमंगल बिलावासिनी बताती है कि गंगा नदी के किनारे एक रत्नों की खान थी, एक रत्नों की खान हुआ करती थी, और उस खान पर बज्जी और मगध दोनों ही बराबर का भाग लेते थे, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि बज्जी जो है वो बाद में उस समझौते के तहत जिसमें ये बात कही गई कि दोनों को अलग अलग भाग लेना है, तो वो उसको मानने से इनकार कर देते हैं, जिसके कारण लड़ाई शुरू हो जाती है। वहीं एक जैन ग्रंथ है वो कहता है कि नहीं ऐसा नहीं हुआ था। हुआ क्या था कि बिंबिसार ने लिच्छवी राजकुमारी चेलना से उत्पन्न अपने दो पुत्रों जिनका नाम था हल्ल और बेहल,
हल्ल और बेहल, जैन ग्रंथ कहते हैं ये बात कि हल्ल और बेहल को अपना हाथी से नाग और रत्नों का एक हार दिया था। किसने दिया था? ये दिया था लिच्छवी राजकुमारी को बिंबिसार ने, ठीक है। क्योंकि बिंबिसार ने चेलना से विवाह किया था और विवाह के बाद उनको दो पुत्र प्राप्त हुए, हल्ल और बेहल, और दोनों को ही हाथी से नाग और रत्नों की हार दिया था। अजातशत्रु ने जब बिंबिसार की हत्या कर दी और सिंहासन को ग्रहण कर लिया, तो हल्ल और बेहल जो है वो अपने नाना चटक के पास भाग जाते हैं, जो कि लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख होते हैं उस समय। इसके बाद क्या होता है कि अजातशत्रु जो है वो अपने लिच्छवी सरदार, अपने समकक्ष लिच्छवी सरदार को कहता है कि मेरे सौतेले भाइयों को आप मुझे वापस कर दो, और वो मना कर देता है। इस आधार पर दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। पर ऐसा जो दूसरा जो कारण है वो थोड़ा स्पष्ट समझ में इसलिए भी नहीं आता कि क्या सिर्फ कुछ हार और कुछ रत्नों के लिए या कोई एक हाथी के लिए वो ऐसी लड़ाई लड़े। लेकिन खान की लड़ाई हो सकती है क्योंकि खान जो है वो रत्नों की थी और रत्न बहुत ही जरूरी चीज थी, ठीक है। तो इसलिए वज्जी संघ पर उसके द्वारा आक्रमण किया जाता है। लिच्छवी जो है वो बहुत शक्तिशाली होते हैं और उनको हरा पाना अजातशत्रु के लिए इतना भी सरल नहीं था जितना कि कहा गया है, ठीक है। और जैन ग्रंथ कहते हैं कि उस समय चेटक जो है वो लिच्छवी गणराज्य का प्रमुख माना गया है, वो था। और उसने 9 लिच्छवी, 9 मल्लों और काशी कौशल के 18 गणराज्यों को एकत्र करके मगध नरेश के विरुद्ध एक संयुक्त मोर्चा भी तैयार कर लिया था। मतलब 9 तो लिच्छवी हो गए, 9 मल्ल गणराज्य के क्षेत्र हो गए, और 18 और अन्य गणराज्यों को शामिल करके एक सम्मिलित मोर्चा बना लिया। किसके खिलाफ बना लिया? अजात शत्रु के खिलाफ एक मोर्चा बना लिया। अब जब ये आक्रमण होने को था उसके पहले अजात शत्रु ने क्या किया कि एक ग्राम था, है ना, पाटली ग्राम। पाटली ग्राम था, उसने वहां पर एक सुदृढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। क्यों करवाया? क्योंकि अगर ये आक्रमण होगा तो उसका जो राज्य है वो धराशायी फटाफट से न हो जाए, ठीक है। यहाँ पर एक बात और आप ये समझ लीजिए कि लिच्छवियों की शक्ति बहुत ज्यादा थी। आप ये मत समझिए कि लिच्छवी बहुत ही कमजोर हुआ करते होंगे, नहीं, वो एक शक्तिशाली थे क्योंकि उनका एक पूरा गणतंत्र था। तो इसको जीतना इतना सरल नहीं था। तो जीतने के लिए अजातशत्रु ने क्या किया? महात्मा बुद्ध से परामर्श किया कि मैं इनको कैसे जीत सकता हूँ। तो महात्मा बुद्ध ने बताया कि देखो, वज्जी संघ का विनाश जो है वो उनकी एकता के टूटने पर ही संभव है। अगर उनकी एकता बनी रहेगी तो आप उसको नहीं जीत पाओगे। तो वहां पर क्या किया कि अजातशत्रु ने अपने एक दूत को भेजा, ठीक है। दूत का नाम था वस्त्रकार, याद रखिएगा। दूत जो था उसका नाम था वस्त्रकार। इस वस्त्रकार नामक दूत को भेजता है जो वहां पर जितने भी गण होते हैं उन सब में फूट डलवा देता है और उनको आपस में लड़वा देता है। जिससे क्या होता है कि आपस में वो लड़कर अलग अलग हो जाते हैं और अलग अलग रूप में वो संगठित न होकर अजातशत्रु का सामना नहीं कर पाते। और अजातशत्रु ने एक बहुत बड़ी सेना को लेकर उनके ऊपर आक्रमण कर दिया, और जिसमें वो दो प्रकार के जो यंत्र है उनका प्रयोग करता है, मतलब शस्त्र का प्रयोग करता है। एक होता है रथमूसल और एक होता है महाशिला कंटक। रथमूसल संभवतः कोई एक ऐसा हथियार होगा जो रथों को कुचलने का काम करता होगा, ठीक है, और बहुत भारी नरसंहार ये करता होगा। इसको संभवतः आधुनिक टैंक भी हम कह सकते हैं, जिससे लोग भी बहुत बड़ी मात्रा में मरते थे। और जो महाशिला कंटक है ये संभवतः पत्थर फेंकने वाला कोई एक यंत्र रहा होगा। जैसे आपने बाहुबली एक मूवी देखी, उसमें आपने देखा कि एक रथ होता है जिससे वो बहुत सारे लोगों को मारते हुए चलता है, तो वो संभवतः रथ मूसल जैसी कोई चीज होगी, वैसी ही। और महाशिला कंटक आपने देखा एक कटोरी नुमा, एक चम्मच नुमा चीज होती है जहां पत्थर रख दो और उसे थ्रो करो सेना के ऊपर, दूसरी सेना के ऊपर। तो इसकी वजह से भी कई सारे लोग मारे जाते थे। तो ये युद्ध बहुत भयंकर हुआ। इतना भयानक युद्ध हुआ कि लिच्छवी जो है वो बुरी तरह पराजित हुए और उनका भीषण संहार कर दिया गया और उनके पूरे भूभाग को जो है मगध साम्राज्य में मिला लिया गया। अब मगध की जो सीमा है वो अब हिमालय की तलहटी तक पहुंच जाती है। जब लिच्छवियों को जीत लेते हैं तब लिच्छवी गणराज्य उसके क्षेत्र में शामिल हो जाते हैं। इसके बाद अजातशत्रु जो है जब वज्जी संघ को हरा देता है तब वो मल्लों के खिलाफ भी आक्रमण करता है, मल्लों को भी आसानी से हरा देता है। लेकिन जब ये चीज हो रही होती है तो उसे एक डर और लगता है अवंती से, कि अवंती का शासक कहीं ऐसा ना हो कि वह आक्रमण कर दे। तो इस भय के कारण वो अपनी राजधानी राजगृह का दुर्गीकरण शुरू करवा देता है और उसको सुभेद्य बनाना शुरू करता है। हालांकि कभी भी जो अजातशत्रु है और अवंती के जो शासक है उनके बीच
कोई युद्ध नहीं हो पाया, कारण कि दोनों ही एक दूसरे की शक्ति से डरते थे, दोनों ही डरते थे। ठीक है, ये और इस डर के कारण भी ये समस्या होती थी कि आपस में लड़ते नहीं थे। ठीक है, और एक चीज और है यहाँ पर जिसको आपको समझना चाहिए कि अजात शत्रु जो है उसके विवाह जो है पद्मावती के साथ हुआ था, जो कि वत्सराज उदयन उदयन जो है, नहीं, इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि अजातशत्रु की जो कन्या है उनका विवाह की कन्या पद्मावती का विवाह जो है वो वत्सराज उदयन के साथ हुआ था। ठीक है, वत्स शासक थे उदयन, जो कि एक तरह का बफर स्टेट था अवंती और मगध के बीच में, ये वाला। तो इसने कभी भी आपस में लड़ाई नहीं होने दी। ये भी एक रीजन था जिसके बारे में हमें भास जो एक लेखक है वो बताते हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जिससे हमको अजातशत्रु के बारे में पता चलता है। लेकिन अजातशत्रु की जो एक इम्पोर्टेंट चीज है वो है धार्मिक नीति। देखिए, धार्मिक नीति इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि इस समय तक जैन और जो बौद्ध ग्रंथ हैं वो दोनों ही कहते हैं कि भैया ये तो हमारा मत वाला था। ठीक है, और एक और चीज कि इस समय तक जैन और बौद्ध ग्रंथ जो धर्म है, ग्रंथ नहीं धर्म है, वो अपने टॉप पर भी आ चुके होते हैं। तो होता क्या है कि धार्मिक रूप से अजातशत्रु जो है ना वो उदार नीति का प्रयोग करता है, वो कट्टर नीति को नहीं अपनाता। हालांकि रण क्षेत्र में वो कट्टर था और होना भी था क्योंकि वो एक शासक था, उसे एक बहुत बड़े राज्य का निर्माण करना था। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं उसने गलत किया, उसने लिच्छवियों को मार दिया, उजाड़ दिया वगैरह वगैरह। ऐसा रोना पीटना हम नहीं कह सकते, कारण ये है क्योंकि वो एक शासक था और एज ए शासक उसको एक पूरा हक है कि वो अपने राज्य का निर्माण करे, जितना चाहे उतना नरसंहार करे, उसे कोई रोक टोक नहीं है और न हो सकती है। ठीक है, तो वो शासक के रूप में बहुत ही अच्छा शासक हुआ और धार्मिक रूप से उसकी जो नीति है वो बहुत ही उदार नीति थी। उससे उससे उसे जैन और बौद्ध दोनों ही कहते हैं कि वो हमारा मत को मानने वाला था और वो बात सही भी है। शुरू में वो जैन धर्म से प्रभावित था, जैन धर्म के रीति रिवाज इत्यादि को फॉलो करता था, लेकिन जब वह महात्मा बुद्ध के उपदेशों को सुनता है तो बौद्ध बन जाता है, जैन ग्रंथ या जैन धर्म को छोड़ देता है। इसके बारे में साक्ष्य मिलता है भरहुत स्तूप। ठीक है, भरूच जो स्तूप है, भरूच जो स्तूप है वो भरूच स्तूप कहता है या उस पर यह बात लिखी गई है कि अजातशत्रु भगवान बुद्ध की वंदना करता है। ठीक है, अजातशत्रु भगवान बुद्ध की वंदना करता है, उस पर यह लिखा हुआ अजातशत्रु भगवतो वंदते, ये एक उत्कीर्ण उस पर हमको मिलता है, जो एक पुरातात्विक साक्ष्य है अजातशत्रु का बौद्ध धर्म को अपनाने के एवज में। ठीक है, इसी के काल के 8वें वर्ष में भगवान बुद्ध जो है महापरिनिर्वाण को प्राप्त होते हैं, इस धरा को छोड़कर वे चले जाते हैं 8वें वर्ष। ठीक है, मतलब कि आप ये मान लो कि ये था 492 -8 कर दो। ठीक है, तो लगभग 483 ईसा पूर्व में भगवान बुद्ध जो है वो इस धरा को छोड़कर चले जाते हैं महापरिनिर्वाण करते हैं। तो महापरिनिर्वाण के उपरांत उनके जो अवशेष होते हैं उन अवशेषों को 8 बराबर भागों में बांटा जाता है और 8 में से एक भाग जो है वो मिलता है मगध को, और उन उन अवशेषों पर मगध की राजधानी राजगृह में एक विशाल स्तूप का निर्माण भी किया गया था। इसी के शासनकाल में पहली बौद्ध संगति भी हुई थी। ठीक है, एक बुद्धिस्ट काउंसिल का भी आयोजन हुआ था, जो हुआ था राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, याद रखना, ये आईएमपी है, याद रखने योग्य बात है, ये आपको रिटर्न और ऑब्जेक्टिव दोनों में काम आएगा। इसी के समय जो है सुक्त पिटक और विनय पिटक जो है इनका संकलन किया गया था, सुक्त पिटक और विनय पिटक। यहाँ पर सिंहली अनुश्रुतियां कह देती हैं कि भैया अजातशत्रु का जो वंश है ना वो पितृहंता है, मतलब पिता की हत्या करके राजा बनने वाला एक ग्रुप है। तो यहाँ पर सिंहली अनुश्रुतियां कहती हैं कि अजातशत्रु हत्या उसके पुत्र के द्वारा यानी उदयन के द्वारा कर दी गई और अजातशत्रु ने कुल मिलाकर 32 वर्षों तक एक अच्छा शासन किया था। अजातशत्रु के मन को जो शांति है वो भगवान बुद्ध के द्वारा ही प्रदान की गई थी। इसके बाद जो अगला शासक हुआ उसका नाम था उदायीन। उदायीन या फिर उसे उदय भद्र भी कहा जाता है, जो कि ज्यादा मतलब फेमस नहीं हुआ, इतिहास में ज्यादा फेमस नहीं होता है। ठीक है, अजातशत्रु के बाद वो शासक बनता है पितृहंता कहलाता है, लेकिन पितृहंता जो है वो उसे केवल बौद्ध ग्रंथ कहते हैं, याद रखना ये बात। ठीक है, बौद्ध ग्रंथ ही उसे पितृहंता कहते हैं, जैन ग्रंथ नहीं कहते। जैन ग्रंथ कहते हैं तो भैया वो तो पितृभक्त है। ठीक है, पिता का भक्त था, उसने पिता की हत्या नहीं की, ये बात जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन कहता है, और बौद्ध ग्रंथ उसे क्या कहते हैं, पितृहंता कहते हैं। अजातशत्रु
की जो मतलब कि उदयन जो है उसकी माता का नाम जो है वो पद्मावती हमको मिलता है, ठीक है। और एक जो पद्मावती है वो उसकी कन्या के रूप में भी हमको मिलती है अजातशत्रु की, जिसका विवाह जो है वो वत्स राज उदयन से करता है, ये भी हमको मिलता है। पिता के शासनकाल के समय वो चंपा का वायसराय बनाया गया था, ये एक इम्पोर्टेंट बात है। उदयन के समय ही गंगा और सोन नदी के तट पर पाटलिपुत्र नामक नगर को बसाया गया और इसी को अपनी राजधानी बना लिया गया। इसका एक कारण था, कारण क्या था कि अब उसका राज्य जो है वो छोटा नहीं था, वो बहुत बड़ा राज्य था। राजगृह जो है वो गंगा नदी के बहुत ही दक्षिण की ओर उपस्थित था, जहां से न तो हम उत्तर की ओर कंट्रोल कर पाते, न दक्षिण की ओर, न ही पश्चिम की ओर। तो इसलिए इसने क्या करा कि राजगृह को त्याग कर अपनी राजधानी बनाया पाटलिपुत्र, जो कि यहाँ थी। ये एक तरफ थी गंगा, एक तरफ थी सोन नदी और पीछे की तरफ थी खाई। तो इतनी सुरक्षित राजधानी थी ये, जिस पर हर कोई आसानी से चढ़ाई नहीं कर सकता था। दूसरी बात कि यहाँ से पूरे राज्य पर कंट्रोल करना बहुत ही आसान बात थी, इसलिए इसने अपनी राजधानी को बदल लिया, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है इसके संबंध में, ठीक है। इसके बाद उदयन जो है इसके द्वारा जैन मत को माना गया, इसीलिए कहा गया कि जैन ग्रंथ इसको कहते हैं परिशिष्ट पर्वन में पितृभक्त था, और इसने बौद्ध ग्रंथ को नहीं माना, मतलब बौद्ध धर्म को नहीं माना, तो इसे बौद्ध धर्म कहता है कि ये पितृ हंता था, ये इसी वजह से इसको कहा जाता है। इसके समय जो पाटलिपुत्र है वो व्यापार व्यवसाय के तहत बहुत ही उन्नत शासक मतलब उन्नत राजधानी के रूप में भी विकसित हो जाती है, और ये उत्तरापथ और दक्षिणापथ दोनों से भी कनेक्ट होती है, ठीक है। और इसी के समय जो है अवंती और मगध के बीच कोई निर्णायक युद्ध भी नहीं हो पाया था, इसके समय भी नहीं हो पाया था, वो नागवंश के टाइम पर होता है, ठीक है। और इसके टाइम पर भी अभी भी अवंती और जो मगध है वो एक दूसरे के प्रतिद्वंदी बने हुए थे, लेकिन कोई विजय उपलक्ष्य नहीं हो पाया, ठीक है। इसके बाद आवश्यक सूत्र बताते हैं कि उसने अपनी राजधानी में जैन ग्रह का निर्माण करवाया था, जो कि जैन धर्म से ही संबंधित है और जैन धर्म को बहुत बड़े लेवल पर ही मानता था। जैन मत को ये दैनिक रूप से मानता था, व्रत करता था, आचार्य के उपदेशों को सुनता था। ऐसे ही एक दिन आचार्य का उपदेश सुनने के दौरान अवंती नरेश पालक का एक गुप्तचर था, जिसने उसकी हत्या कर दी छुरा घोंप कर, ठीक है। और उसकी हत्या होने के बाद उसके उत्तराधिकारी भी सामने आते हैं, जो कि 3 होते हैं, ठीक है। और तीनों में एक होता है अनिरुद्ध, फिर दूसरा होता है मुंडक और तीसरा होता है नागदशक, ठीक है। ये 3 शासक मिलते हैं, लेकिन तीनों ही जो हैं ये अयोग्य हैं, बारी बारी से राजा बनते हैं और अयोग्य शासक हैं। अंतिम जो राजा है जिसका नाम है नागदशक, इसे जरूर कुछ प्रसिद्धि हासिल हुई, जो कि पुराण में दर्शक के नाम से भी पहचाना गया है। इन तीनों के ही समय जो शासन है वो शिथिल हो जाता है, चारों ओर जो है लूटपाट षड्यंत्र हत्याओं का दौर शुरू होने लगता है, मतलब कि हम कह सकते हैं कि अराजकता छा जाती है, विद्रोह शुरू हो जाता है, जितने भी राजा के सहयोगी होते हैं वो भी आपस में विद्रोह कर देते हैं, और विद्रोह के फलस्वरूप जनता जो है वो भड़क उठती है, और जनता इस घोर घोर निराशा के काल से निकलने के लिए इन पितृहंताओं को सिंहासन से उतार कर बाहर करती है और शिशुनाग को राजा बनाती है, जो कि अगले वंश मतलब नाग वंश की स्थापना भी करता है। शिशुनाग जो है वो एक तरह से जो पूरा शासन है उसमें एक प्रमुख अमात्य के पद पर होता है, याद रखिएगा, ठीक है। और इसे शासक बना दिया जाता है। हर्यक वंश जो है इसकी अंतिम तिथि 412 ईसा पूर्व मानी गई है, तब तक ये अपने अस्तित्व में रहा, और बिंबिसार के द्वारा स्थापित एक बहुत बड़े शासक शासन वर्ग का अंत इस समय होता है। लेकिन इस समय मगध को बहुत फायदा हुआ, मगध एक छोटे से इलाके से निकलकर एक बहुत बड़े इलाके में फैल जाती है और इंतजार करती है कि अब कौन सा शासक आकर मुझे और मेरा उद्धार करेगा। जानेंगे अगले वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आपने पेड कोर्स लिया हुआ है तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए, ठीक है। हमारा लक्ष्य है 100% सिलेक्शन इन MPPSC और अदर एग्जाम्स, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।